नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री थोड़ा सा परेशान हैं। भाग भाग कर दक्षिण जा रहे हैं। दक्षिण में लगातार दौरे कर रहे हैं। उनको चिंता सता रही है कि दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है और कांग्रेस का जहां उदय हो रहा है दक्षिण भारत में बहुत तेजी के साथ वो लोकसभा चुनाव में झटका दे सकता है। जिस तरह तेलंगाना कांग्रेस ने जीता, कर्नाटक में सरकार बनाई और अब कांग्रेस आंध्र प्रदेश पर फोकस कर रही है। और आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पे प्रचंड जीत के साथ कांग्रेस ने कई बार केंद्र में सरकारें बनाई हैं। न्याय यात्रा, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, इसने दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत कर दी है। चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपना प्रभुत्व जमा नहीं पा रही। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में तमिलनाडु के संतों को बुलाना, दंड वहां का रखना, प्रधानमंत्री का साष्टांग लेट जाना, ये सारी नौटंकियां जो प्रधानमंत्री करते हैं वो चल नहीं पा रही। दरअसल समस्या यह है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने इतनी नौटंकी कर दी, इतने नाटक कर दिए कि लोगों को समझ आने लगी है सब बात। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जादूगर के हाथ में मुट्ठी बंद हो और खोलेगा तो कबूतर निकलेगा। ये बात जब सबको पता चल जाए तो फिर जादूगर का जादू बेकार हो जाता है। प्रधानमंत्री की जो कुछ रणनीतियां हैं, जैसे हर बार उनकी आगे एक एम्बुलेंस आ जाती है, ये सारे स्क्रिप्ट अब पुराने हो चुके हैं। लोगों को समझ आ गया कि प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं। तो दक्षिण में प्रधानमंत्री की रणनीति क्या है, क्या करने जा रहे हैं वो, और मायावती के संग कौन सा खेल उत्तर प्रदेश में खेलने जा रहे हैं वो, भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच क्या गठजोड़ है, और दक्षिण में कांग्रेस किस प्लान के साथ भाजपा का सफाया कर सकती है, इन सारी बातों को करने के लिए आज मैं आपको प्रोफेसर अभय दुबे के पास ले चलता हूं। शानदार पत्रकार हैं, कई किताबें लिखी है उन्होंने, राजनीति के ऊपर जबरदस्त ज्ञान है उनको। आज हम उनसे लंबी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दक्षिण से उत्तर तक की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति है क्या। चलते हैं अभय जी के पास। स्वागत है अभय सर आपका। और आपसे हमें राजनीति की बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाती हैं और भारत की राजनीति का सही चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। मैं आज आपसे ये समझना चाहूँ, जो कि राजनीति, देश की राजनीति को आप इस पे रखते हैं हमेशा, इधर जी। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बड़ी मेहनत कर रही है। क्या लगता है कि जगन रेड्डी का जो बीजेपी के साथ कनेक्शन है, कई बार वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई देते हैं, समर्थन करते रहते हैं। कांग्रेस अब अपना पुनः पुराना जनाधार, उसने तेलंगाना में विजय हासिल कर ली। और जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था, आंध्र के लोग नाराज थे कि बांट दिया गया है, कांग्रेस ने बांट दिया हमारे राज्य को। तो क्या वो नए प्रदेश अध्यक्ष से क्या वो नाराजगी दूर कर पाएंगे राहुल गांधी या कांग्रेस? और क्या संभावना देख रहे हैं आप आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की जो दो केंद्र में सरकारें बनी 2004 में और 2009 में, उसमें आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका थी। जगनमोहन रेड्डी के पिता जो वाईएसआर रेड्डी थे, वो कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ थे। अ, और उन्होंने 2009 में तो जो आंध्र प्रदेश में जबरदस्त जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, वो उसका बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर राजनीति ने करवट बदली, और कभी-कभी राजनीति जब करवट बदलती है तो बड़े-बड़े कुशल नेता और पार्टियां भी उसको संभाल नहीं पाते हैं। ये भाजपा के मामले में भी देख सकते हैं, और कांग्रेस के मामले में तो हम लोग कई बार देख सकते हैं। आप सीपीएम को देखिए, कितने साल तक वहां सरकार थी, एक बार चुनाव हारी, आज तक उबर नहीं पाई, और आज स्थिति यह है कि बिल्कुल हाशिए पे चली गई है पश्चिम बंगाल में सीपीएम। तो आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ, विभाजन जाहिर है, कांग्रेस ने नया राज्य बनाया। उसके बाद कांग्रेस को इतना नुकसान हुआ कि आंध्र प्रदेश में भी सत्ता उसके हाथ से निकल गई और तेलंगाना में भी सत्ता उसके हाथ से निकल गई। अब कांग्रेस जो है वो वापसी की राह पर है, और तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि जो रेड्डी समाज है, आप आ, संयुक्त आंध्र प्रदेश के बारे में सोचिए, आंध्र प्रदेश का जो रेड्डी समाज है, वो कांग्रेस की तरफ अब हमदर्दी की निगाहों से देख रहा है। जब राहुल गांधी विदेश गए थे, तो वहां पर जो डायस्पोरा उन्हें देखने के लिए उमड़ा था, जिस तरह गुजराती डायस्पोरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द उमड़ता है, उसी तरीके से तेलुगु डायस्पोरा, जो खासतौर से रेड्डी डायस्पोरा है, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द उमड़ा था। ये जो रेवंत रेड्डी हैं, ये उसी डायस्पोरा की देन है, और पूरा डायस्पोरा का समर्थन तेलंगाना में राहुल गांधी की जीत का एक प्रमुख कारण है। अब सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए ओपनिंग क्या है?
कांग्रेस के लिए ओपनिंग तभी हो सकती है जो कि जगन मोहन रेड्डी की स्थिति रेड्डियों में कमजोर हो। अगर जगन मोहन रेड्डी रेड्डियों के लिए एक आकर्षक ध्रुव बने रहेंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता उनके पास है और पिछली बार बहुत ठप्पे के साथ जीते थे। और ध्यान कीजिए, आंध्र प्रदेश में केवल लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी उसके साथ होगा। यानी आंध्र प्रदेश का वोटर जो है एक साथ 2 वोट डालेगा, वो लोकसभा के लिए भी वोट डालेगा, विधानसभा के लिए भी वोट डालेगा। तो वहां के लिए उस राजनीति पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। और ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। शर्मिला रेड्डी जो पहले जगन मोहन रेड्डी के साथ मिलकर ही उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाई थी, बाद में उन दोनों में मतभेद हो गए और उन्होंने अलग पार्टी बना दी। फिर उन्होंने तेलंगाना में जाकर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस में विलय किया, कांग्रेस ने मौका ताड़ा और शर्मिला रेड्डी को आंध्र प्रदेश में अपना पार्टी अध्यक्ष बना दिया। अब एक तरफ भाई है और एक तरफ बहन है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। और इस कोण का इसका तीसरा कोण जो है वो चंद्रबाबू नायडू हैं, तेलुगु देशम के नेता। तेलुगु देशम कम्माओं की पार्टी है और इस वक्त वो बहुत जगन मोहन रेड्डी ने उनको जेल वगैरह वो बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए हैं। अच्छा, जेल से अब कांग्रेस के लिए इस जटिल राजनीति में कांग्रेस को अपना रास्ता बनाना है इस तरीके से कि अगर वो खुले तौर पर चंद्रबाबू नायडू के साथ जाते हुए दिखेगी कांग्रेस, तो फिर रेड्डियों कम्माओं में आंध्र प्रदेश की प्रतियोगिता बहुत मशहूर है। उसके बाद रेड्डी फिर चले जाएंगे जगन मोहन के ध्रुव के ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू के साथ में एक तरह की समझदारी कायम करेगी। कोई खुला मोर्चा नहीं होगा, क्योंकि खुला मोर्चा उनके साथ अगर बनता है तो वो बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है कांग्रेस के। लेकिन एक तरह की समझदारी बनेगी और इस तरह की कांग्रेस के अंदर की राय जो बाहर छनकर आती है, हम लोगों को पता चलती है, वो यही है कि मुख्य तौर पर मुकाबला जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में होगा। तीसरे नंबर पर कांग्रेस होगी। कांग्रेस भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी कर सकती है और उसमें कोई एक अंडरस्टैंडिंग होगी कम्माओं की पार्टी के साथ, तेलुगु देशम के साथ में, कि किस तरीके से उम्मीदवार खड़े किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, वो चौथे नंबर की पार्टी होगी। जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी का महत्व वहां पे काफी कम होगा। तो इस प्रकार की राजनीति में अगर कांग्रेस तेलंगाना की जीत के बाद में रेड्डियों के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच सकती है, तो फिर कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में पुनर्जीवन हो जाएगा और उसका श्रेय जाएगा इस राजनीति को जिसके तहत शर्मिला रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। काफी राजनीति जटिल है, देखने सुनने में लगता है काफी पेचीदगी है, लेकिन ये पेचीदगी में से ही रास्ता निकालना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। मैंने देखा था अभय सर, तेलंगाना में शर्मिला रेड्डी को संघर्ष करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, कई बार उनके जुलूस रोके। शर्मिला रेड्डी ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उनके कस के विरोध करते हैं। यहां तक आरोप लगाया था कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। वो पुलिस के सीन से घसीट के ले जा रहे थे। शर्मिला रेड्डी को बहुत जुझारू नेता है। तो क्या ये कांग्रेस ने केवल ये देखा कि तेलंगाना में संघर्ष किया, एक संघर्षशील महिलाएं हैं, और आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस की संभावना दिख रही है, दक्षिण में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा क्या लोकसभा की सीटें जीत जाएं, इसकी रणनीति बना रही है। और प्रधानमंत्री भी पैरेलल आप देख रहे होंगे, जहां कोई आधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में लगातार दक्षिण के दौरे शुरू कर दिए हैं। तो ये इन दोनों को मिला के क्या संकेत आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के दक्षिण के दौरे हैं, वो मुझे लगता है कि वो औपचारिक और प्रतीकात्मक ज्यादा है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें दक्षिण भारत जाना भी चाहिए। अगर उनकी पार्टी का जनाधार नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का प्रधानमंत्री दक्षिण भारत ना जाए। और उनकी महत्वाकांक्षा भी है कि दक्षिण भारत में हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक दक्षिण भारत के कोड को क्रैक नहीं कर पाया है। कोड क्रैक करने की उसने कोशिश की थी कर्नाटक के जरिए, और लेकिन कर्नाटक में केवल लिंगायत समुदाय में ही सिमट कर रह गई पार्टी। और लिंगायत समुदाय के नेतृत्व का जो नेतृत्वकारी शक्ति थी, मुख्य रूप से वाईएस येदियुरप्पा के साथ में आला कमान के संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। येदियुरप्पा बहुत ज्यादा वो अपनी स्वायत्तता बहुत कायम रखने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने हाथ से नेतृत्व बिल्कुल नहीं। जब भी येदियुरप्पा कांग्रेस आला कमान से नाराज होते, भाजपा आला कमान से नाराज होते हैं और अलग हटते हैं, उसी वक्त भाजपा की किस्मत में वहां पर गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए वो केवल लिंगायत इलाका जो है
कर्नाटक का, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी जा नहीं पाई। कोशिश बहुत की। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों ने तो आंध्र प्रदेश में बाकायदा भेजे गए हैं योजना बना के। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन लोगों को मकान खरीदवाए गए हैं, वो अब उन मकानों में रहते हैं, स्थायी निवासी है वहां पे, ताकि आरएसएस का काम बढ़े। लेकिन अभी तक उस काम तो बढ़ा होगा, शाखाएं वाखाएं लगने लगी होंगी, केरल में भी बहुत आरएसएस की शाखाएं हैं, लेकिन अभी तक उसका राजनीतिक असर नहीं दिखाई पड़ा है। भाई आरएसएस की शाखा लगा लेने से ही राजनीति नहीं बनती है। राजनीति बनाने के लिए वो तो आधार का काम करते हैं, लेकिन राजनीति बनाने के लिए और कुछ करना पड़ता है, तो वो अभी नहीं दिखाई पड़ा है। अभी भी जब भाजपा जो नारा लगाती है ना कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो कोई पार्टी तभी कर सकती है जबकि वो दक्षिण भारत का कोड भी करेक्ट रहे। ठीक बात है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा नतीजा रहा तो वो 2019 जैसा होगा। अगर मैक्सिमम बहुत अच्छा नतीजा रहा या उससे कम होगा, कितना कम होगा उससे सोच के ही भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है और उसके दिमाग में चिंताएं पैदा होती हैं। तो ये स्थिति बनती है। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत की राजनीति में आंध्र प्रदेश को अगर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की गुत्थी को सुलझा लिया, एक बार फिर से अगर रेड्डी समाज को, आंध्र प्रदेश के रेड्डी समाज को, तेलंगाना का रेड्डी समाज तो है ही कांग्रेस के साथ में, आंध्र प्रदेश के रेड्डी समाज के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच लिया, तो ये कांग्रेस के सारे देश में जो उसका रिवाइवल, जो उसका उसे पुनर्जीवन प्राप्त होगा कांग्रेस को बड़े पैमाने पर, उसकी एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। बेगोटी कह रहे हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने यही डर देखकर कि येदियुरप्पा बार बार नाराज हो जाते हैं, फिर उनके बेटे को महत्व दिया, लेकिन जब लगा कि बात बनेगी नहीं तो जेडीएस को भी अपनी तरफ ले लिया। क्या लगता है जेडीएस को आने से जो बीजेपी की अपनी सीटें हैं, अगर मान लो जेडीएस को वो 6 सीटें देंगे तो बीजेपी 6 सीटें तो वैसे ही कम हो गई कि वो 6 सीटों से कम पे लड़ेगी चुनाव। क्या जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का जो तालमेल होगा कर्नाटक में, वो भाजपा की कुछ राह आसान कर पाएगा? बहुत सीटें जीती थी कर्नाटक में, सरकार देखिए बनने के बाद जिस तरह की पराजय लोग विधानसभा चुनाव में भाजपा की हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर उसने जनता दल सेकुलर के साथ में गठजोड़ नहीं किया तो हो सकता है कि लोकसभा की बाजी भी उसके हाथ से निकल जाए। हालांकि देवगौड़ा की पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफी तल्खी थी, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने देवगौड़ा की पार्टी का जम के पूरी तरीके से, न केवल कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ था, देवगौड़ा की पार्टी का भी पिछले चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार दोनों ने समझौता कर लिया है। इस समझौते से होगा ये कि पहली बात तो पूरे कर्नाटक का जो मुसलमान वोटर है उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जनता दल सेकुलर को वोट देना है, भाजपा को तो वैसे भी वोट नहीं देता, तो कांग्रेस के लिए मुसलमान वोट तो सुनिश्चित हो गया। अगर जनता दल सेकुलर अलग लड़ता तो ओल्ड मैसूर के इलाके में, पुराने मैसूर के इलाके में मुसलमान वोट बटता। वो मुसलमान वोट बटने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई, और अब तो देवगौड़ा के परिवार ने मुसलमान वोटरों की आलोचना भी शुरू कर दी है। अभी से कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें तो विधानसभा में वोट दिया नहीं, अब हम क्या परवाह करते हैं इस बात की। तो जनता दल सेकुलर पूरी तरीके से उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। जो उत्तर प्रदेश में मायावती की स्थिति है, आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि कर्नाटक में वो जनता दल सेकुलर की स्थिति है। एक जमाने में बड़ी ताकत, लेकिन अब लगातार उसका गिरता हुआ ग्राफ, और उसी गिरते हुए ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता। इस समझौते का कुल मिलाकर राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार टैली थी, जो सीटें जीती थी, उसमें एक खासी कटौती करने जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पड़ोसी राज्य तेलंगाना में केसीआर की पराजय का एक बड़ा कारण यह रहा कि राहुल गांधी ने ये कहा और साबित भी कर दिया, और साबित इन द सेंस कि पब्लिक के मन में ये बैठा दिया कि केसीआर का कहीं ना कहीं से बीजेपी के साथ अंदरूनी समझौता है। यही कारण है कि ओबीसी को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मुसलमान वोट छिटक गए। तो क्या अब जब ये नुकसान हो गया है तो भाजपा, यही सवाल देखिए, कांग्रेस इसी तरह की बात, आपने बिल्कुल सही जगह अपनी उंगली रखी। कांग्रेस इसी तरह की बात उड़ीसा में भी करने वाली है। कांग्रेस इसी तरह की बात जो तेलंगाना में की थी वो आंध्र प्रदेश में भी करने वाली है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के साथ में भाजपा का एक ऐसा समझौता है जो बहुत ज्यादा खुफिया भी नहीं रहा। हाँ, मतलब बहुत गोपनीय भी नहीं है, लगभग खुल ही सा गया है समझौता। इसी तरह बीजू जनता दल के साथ भी एनडीए का एक समझौता है, भाजपा का एक समझौता है। देखिए, जरूरत क्यों पड़ती है भाजपा को ये कहने की कि हम उड़ीसा में पूरी दम से चुनाव लड़ेंगे, हमारा बीजेडी के साथ कोई पैक्ट नहीं है।
ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बयान उत्तर प्रदेश में देती है कि हमारा अखिलेश के साथ कोई पैक्ट नहीं है, पूरी दम के साथ चुनाव लड़ेंगे? हाँ, नहीं नहीं, मतलब कोई सवाल ही नहीं। अगर आपको कहीं कुछ होता है, जैसे कहते हैं कि जहां पे धुआं निकलता है, जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। तो एनडीए ने 3 क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में गोपनीय समझौते कर रखे हैं। एक क्षेत्रीय शक्ति है वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस आंध्र प्रदेश की, एक है उड़ीसा का बीजू जनता दल, और एक है तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति। इन 3 के साथ खुफिया समझौता कर रखे हैं कि अगर हमारी पूरी सीटें नहीं आई तो फिर आपकी सीटों की मदद से हम लोग केंद्र में सरकार बनाएंगे। ये पेशबंदी पूरी तरीके से एनडीए की राजनीति इस प्रकार चल रही है। तो ये, और कांग्रेस इस चीज को उभार के सामने लाएगी। कांग्रेस साबित करेगी कि ये भाजपा और जो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस की लड़ाई जो है, कुश्ती जो है, पूरी तरीके से नूरा है। इनमें से किसी को भी वोट देने का मतलब ये होगा कि ये लोग केंद्र में पता नहीं इनकी राजनीति क्या होगी। ये तभी स्पष्ट होगा जब उधर चले जाएंगे। ये भाजपा दोनों लड़ा आपस में रहे हैं, लेकिन दरअसल भाजपा की सरकार ये केंद्र में बनाएगी। ये कहा भी जाता है कि जगन रेड्डी को आज तक ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया नहीं, जबकि तमाम शिकायतें, तमाम चीजें जगन रेड्डी की लंबित हैं वहां पे। किसी तरह कल केसीआर की बेटी कविता को कल याद आई है ईडी को, लेकिन केसीआर को ये आरोप झेलना पड़ा कि शराब घोटाले में उनकी बेटी पे किसी ने पूछताछ भी नहीं करी। तो ये संकेत है क्या कि जिनको ईडी पूछताछ नहीं कर रही है वो बीजेपी के दोस्त हैं? हाँ, बिल्कुल। ईडी तो एक पॉलिटिकल टूल है ना बीजेपी का। भाई, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राजनीतिक औजार बना लिया है, और इस बात को सब लोग जानते हैं। खुल के ये बात कही जाती है। जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा बदनाम करो, हर नेता के खिलाफ ईडी के छापे हों, लोग बुलाए जा रहे हैं पूछताछ के लिए, ये वो, जनता के मन में ये शक पैदा किया जाए कि सारे सारे विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस नेता से फायदा हो सकता है, उस नेता को फाइल दिखाती है दूर से। जैसे कांग्रेस के बारे में भी किसी मायने में कहा जाता था कि उसके पास नेताओं के लिए कुछ डोजियर्स हुआ करते थे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने उसी कला को और ज्यादा विकसित करके अपने राजनीतिक पक्ष में कर लिया है। यही डर है कि ये नेता बोल नहीं पाते ना, और लेकिन अब जनता भी समझने लगी है, तो जनता का रिएक्शन भी शायद अभय जी इसीलिए आता है कि वो साथ छोड़ देती है, फिर वो कांग्रेस के साथ ही मुसलमान वोट जैसे गए तेलंगाना में गए, बाकी मुसलमान वोट तो पूरे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के ध्रुव पर जाने वाला है। और कोई भी ओवैसी या मायावती टिकट दे दे मुसलमानों को, मुझे नहीं लगता कि उससे मुसलमान वोट जरा भी अपनी जगह से हिलेगा। मुसलमान वोट या तो कांग्रेस को मिलेगा, या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठजोड़ को मिलेगा। इन तीनों के बीच में गठजोड़ होगा। बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान वोटों का वहां ध्रुवीकरण होने वाला है। यादव वोटों का बहुत बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण होने वाला है। अभी अखिलेश जी के ऊपर है कि किस तरीके से कुछ वो और दूसरी पिछड़ी जातियों के वोटों को अपने साथ जोड़ते। मैंने तो अखिलेश जी से पूछा था, अभी 3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया उनका, तो मैंने पूछा कि इंडिया गठबंधन की बात मैंने बल्कि सवाल ये किया कि आपको भी आज मणिपुर में होना चाहिए साथ ही, तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको बीजेपी वाले मंदिर में नहीं बुलाते और कांग्रेस वाले गठबंधन में न्याय यात्रा में नहीं बुलाते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अभय जी कि ये इस देरी का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कंफ्यूज है कि क्या वो सपा के साथ जाए या बसपा के साथ जाए? क्योंकि अभी तक कांग्रेस को कुछ ये उम्मीद थी कि शायद मायावती को वो गठजोड़ में ले आएगी। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि कांग्रेस को ये उम्मीद थी भी हुई हो। मेरे पास उसकी ठोस जानकारी नहीं है, आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं इस बात की। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस इस तरह की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसे करनी चाहिए और अखिलेश को विश्वास में लेकर करनी चाहिए। लेकिन अब लगता है कि ये कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई और मायावती स्थायी रूप से मायावती ने तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गेम खेलेंगी। अब इसमें देखने की बात ये, अगर आप रिसर्च करें, जो मैं करूंगा जल्दी ही, कि मायावती ने कब कब भारतीय जनता पार्टी का खेल खेला। गुजरात में कब भारतीय जनता पार्टी का खेल खेला, उत्तर प्रदेश में कहां कहां मायावती ने उम्मीदवार खड़े किए, उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ, इसका एक पूरा रिसर्च पे एक पूरा तखमीना निकाला जा सकता है। यहां तक कि जो जब नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप था कि वहां जो मुसलमान विरोधी हिंसा हुई थी गुजरात में,
उस हिंसा में नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया जाता था, सारे देश दुनिया में उनकी आलोचना होती थी, अमेरिका में उनको वीजा नहीं मिलता था, ये स्थिति थी नरेंद्र मोदी की। उस वक्त मायावती ने जो राजनीतिक भूमिका निभाई थी, उससे नरेंद्र मोदी को लाभ हुआ था गुजरात में। तो मायावती का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के, शुरू में तो ये होता था कि भाई ये दलित नेता है, कांशीराम कहते थे कि हमें तो अवसर मिले ही नहीं है, हमें तो अपॉर्चुनिटीज की तलाश है, कहीं से भी अपॉर्चुनिटीज मिले। तो उस चक्कर में मायावती की इन बातों की ठीक से आलोचना नहीं होती थी। लेकिन अब वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब ना कांशीराम को, मायावती कांशीराम को याद नहीं करती, कोई भी कांशीराम को याद नहीं करता, और मायावती की राजनीति भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो कांशीराम की उत्तराधिकारी नहीं रह गई। अगर स्वतंत्र रूप से नेता है वो, और कितनी प्रभावी नेता है हम देख ही रहे हैं, 2007 के बाद से उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। और अगर इस लोकसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ी, तो मेरा मानना है कि उनको 5 से लेकर 10% के बीच में कुछ वोट मिलेंगे, और उनको कोई भी सीट नहीं प्राप्त होगी। धोखे धड़ाके से कहीं कोई एक आध किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाए तो जीत जाए, वरना कोई सीट प्राप्त नहीं होगी। और उनका वोट, उनका जो जाटव आधार है, उसका एक हिस्सा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। वो सुनिश्चित करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी 70 से 75 के बीच में सीटें जीते, अगर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा तो। तो ये और उनकी मायावती राजनीति पर बड़ा ही मरणांतक प्रहार होने वाला है। मायावती इस तरह से, वही उसी कुल्हाड़ी से, जिस कुल्हाड़ी से 2022 में उन्होंने अपने पैर पर प्रहार किया था, उसी कुल्हाड़ी से वो अपने पैर में फिर से प्रहार करना चाहते हैं। अबे जी, ये बात मायावती को समझ नहीं आ रही कि वो कितना बड़ा नुकसान करेंगी कि अगर वो इस तरह करेंगी, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, अकेले लड़ेंगी और कोई सीट नहीं आई अगर, तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, मतलब पार्टी खत्म हो जाएगी। लोग तो ये कह रहे हैं। भाई भारी दबाव में लगता है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव में है, और उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन में गई तो उनको, उनके ऊपर बहुत भाजपा की तरफ से एक बहुत जबरदस्त कोई कानूनी हमला हो सकता है। मैं तो ये, मेरा अंदाज है, ये मेरे पास कोई ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि भाई वो केस तो उनके पास है ही, आय से ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति वाला केस तो उनके खिलाफ है ही। और उस केस के कारण, और फिर उनके जो भाई हैं और लोग जो हैं, उनके ऊपर, उनके खिलाफ भी तमाम केस हैं। तो मायावती बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, जिसे कहते हैं पत्थर के नीचे हाथ दबा हुआ है। और वो झटके से अगर वो हिम्मत करें और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएं, अभी भी मौका है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो हिम्मत करें और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएं, तो हो सकता है कि वो अपने राजनीतिक ग्राफ को बेहतर कर लें। मुझे लगता है निश्चित रूप से मायावती, सबसे ज्यादा फायदा मायावती को होगा। मैं फिर से कहता हूं, तो मायावती का जो जनाधार है, एक तो फिर मुसलमान वोट भी ठीक से प्राप्त होगा अगर जुड़ जाएंगे, फिर उनके पास जनाधार भी है, वो उनका जनाधार भी उनके साथ रहेगा। फिर जिस तरीके से वो अपने टिकट बांटेंगी, मान लो किसी ब्राह्मण को टिकट दिया, किसी ठाकुर को टिकट दिया, तो वो भी अपने वोट लेके आएगा। तो मायावती की दावेदारी लोकसभा चुनाव में बड़ी मजबूत होगी। अगर वो अकेले लड़ी तो फिर कुछ दावेदारी उनकी बनती नहीं। ये बात मायावती को समझ क्यों नहीं आ रही होगी? केवल सारी दबाव, बातें प्रेशर। समझ में आ रही होंगी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव है। मैं तो कोई, हम लोग जो बात समझते हैं, क्या मायावती नहीं समझती? हम लोग तो ना उन्हें सिखा सकते हैं चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वो तो हमसे ज्यादा अच्छा, जानती है भाई। अबे जी, कांग्रेस के एक धड़ा जो है, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए, हमें अकेले पूरे चुनाव लड़ना चाहिए। उनको लग रहा है कि मुसलमान वोट तो हमारे साथ है, हम अकेले लड़ेंगे तो भी हम जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं क्या? जीतेंगे। कांग्रेस को 0/0 सीट मिलेगी अगर अकेले लड़े तो। अमेठी, रायबरेली? कुछ नहीं, सब जगह हार जाएंगे लोग। हो सकता है सोनिया गांधी अपना, अगर रायबरेली से लड़ती हैं तो सोनिया गांधी अपनी सीट जीत जाए। अभी जो वीवीआईपी सीटों का सर्वे हुआ था, सी वोटर ने कराया था, उसमें जो बत्तियां, वो लाल बत्तियां, हरी बत्ती जलाते थे, तो उसमें हरी बत्ती जली थी। इसका मतलब सोनिया गांधी आराम से वहां जीत सकती हैं। लेकिन साथ में उसमें एक कैविएट भी उन्होंने फाइल की थी, अगर सोनिया गांधी ने अपनी सीट बदली तो दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं जीत पाएगा रायबरेली से। अच्छा, अगर प्रियंका हाँ, गांधी लड़ गई रायबरेली से तो? मुश्किल होगा जीतना। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग तरह की है। उत्तर प्रदेश में मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को फिर से अपने आप को अमेठी से आजमाना चाहिए। वो वायनाड से भी चुनाव लड़े ताकि सुरक्षा पूर्वक वहां से जीती जाए। लेकिन उन्हें अमेठी को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टक्कर देंगे इसको, स्मृति ईरानी को, और अगर ये गठजोड़ हो जाता मायावती के साथ में, ये सब चारों आ जाते, तो वो बहुत मजबूत स्थिति बनती। मैं मानता हूं कि भाजपा से कम 30 से 35 सीटें ये लोग छीन लेते उत्तर प्रदेश में।
बिल्कुल। और अमेठी से तो स्मृति ईरानी के प्रति लोगों का गुस्सा भी बहुत है। मैंने तो बहुत दौरे किए अमेठी के। मतलब मैं 5-6 बार गया, 2-2 3-3 दिन के लिए गया अमेठी में। स्मृति अच्छा। ईरानी से नाराज बहुत है लोग वहाँ के। लेकिन हम्म। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक कांग्रेस की ये रणनीति चल सकती है कि वहाँ राहुल की जगह प्रियंका गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ उतार सकती है। 2 बात संकेत हो जाएंगे, महिला के खिलाफ महिला, और प्रियंका हम्म। गांधी का बहुत क्रेज है वहाँ पे, मैंने देखा अमेठी में लोग बहुत चाहते हैं हम्म। प्रियंका गांधी। ऐसा अच्छा। प्रयोग करेगी कांग्रेस तो कैसा रह सकता है अभय जी? देखिए, ये जो प्रियंका गांधी बहुत लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में रही और संगठन को मजबूत करने में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई, ये एक तथ्य है। उन्होंने कोशिशें की लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ी और उसकी वजह से फिर उन्होंने बाद में उत्तर प्रदेश की इंचार्जी छोड़ दी, कह दिया कि भाई हम उत्तर प्रदेश के इंचार्ज नहीं रहेंगे। तो अब तो दूसरे इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश के। अवनीश पांडे, हाँ। हाँ, तो मुझे लगता ये है कि अभी ये मानना कि वो चुनाव जीत सकती हैं अपने दम पर, मेरी निगाह में थोड़ा मुश्किल होगा। और राहुल गांधी को अमेठी क्यों छोड़ना चाहिए, मेरी निजी राय है, राहुल गांधी को अमेठी क्यों छोड़, एक चुनाव हार जाने से थोड़ा कोई अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देता है। हाँ, वाजपेयी तक हारे थे, ऐसे तो अटल बिहारी हाँ, वाजपेयी भी सभी हारे हारते, थे। करण सिंह चुनाव हार गए थे, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो लोग अपना निर्वाचन क्षेत्र थोड़ा छोड़ते। ठीक है, बिल्कुल ठीक चुनाव में है। हार जीत चलती रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आज इतनी सारी आपने राजनीति दक्षिण से उत्तर तक की समझाई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। तो ये थे अभय दुबे जी और ये समझा रहे थे कि रणनीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। और बड़ी बात ये कह रहे थे, अगर मायावती अकेले लड़ी तो पार्टी के वजूद पर ही संकट आ जाएगा। सही बात भी है ये कि मायावती के सामने इस समय बहुत चुनौतियां हैं, देखना है वो इससे कैसे पार पा सकती हैं। कैसा लगा इंटरव्यू बताइएगा जरूर, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय बताइएगा, कमेंट करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब 4 PM बॉलीवुड भी, इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।